तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। चलिए तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। हमने क्या था, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी इसे बोलते हैं हम अर्धपरागम्य झिल्ली, जिससे क्या होता है केवल कुछ ही पदार्थ जिनकी आवश्यकता है वे ही विशेष पदार्थ ही अंदर या बाहर सेल्स से जा सकते हैं। सभी पदार्थ जो हैं सेल के बाहर आर पार नहीं आ जा सकते, इसलिए क्या बोलते हैं इसे अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया यहाँ पे हमने पढ़ा था अल्पप्राशरणिदाबी विलयन, संप्राशरणिदाबी विलयन और अतिप्राशरणिदाबी विलयन। तो ये क्या था, एक बार और इनके पढ़ लेते हैं एक बार और दोबारा से। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो, क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हम जो होता है किसी शैल को ऐसे विलयन में रखें जहाँ पे क्या होता है जल की मात्रा जो होगी वो जल या फिर नमक की मात्रा तो ज़्यादा होगी और वो तो कम होगी, और जो जल की मात्रा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जल की मात्रा क्या है हमारी H2O जो है हमारी यहाँ पे हमारी क्या होगी H2O, वो क्या है ज़्यादा है, और जल या शक्कर या फिर नमक की मात्रा जो है वो हमारी कम है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। जल की मात्रा क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो किसी बीकर में, जैसे हमने कोई बीकर है उसमें हमने एक लिक्विड भरा, उसमें नमक सोल्ट की मात्रा जो है नमक की या फिर शुगर की मात्रा जो है वो कम है ना, और पानी उसमें क्या है ज़्यादा है। तो क्या हो, और उसके अंदर हमने रखी शैल, फिर हमने उसके अंदर शैल रख दी, तो क्या होगा, पानी क्या होगा सेल के अंदर चला जाएगा, है ना। ये होगा इसमें, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने किसी बीकर में जल लिया, जल में फिर हमने क्या किया, जल में हमने नमक या फिर शुगर डाल दिया और फिर उस जल में हमने सेल रख दी, तो क्या होगा, जल जो होगा वो शैल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि क्या है जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं हम, अल्पप्राशरणिदाबी विलयन। वह विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और विलय या फिर नमक वाला जो चीज़ है, जो विलय होता है, जो पानी में जो मिला हुआ होता है विलय, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तब क्या होता है, अगर उसे किसी कोशिका के संपर्क में रखा गया तो क्या होगा, जो पानी होगा वो कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका क्या होगी हमारी, फूल जाएगी। ठीक है ना। अगला था हमारा संप्राशन विलयन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका जल से में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ऐसे विलयन को संप्राशरणिदाबी विलयन कहते हैं। यदि हमने किसी बीकर में जल लिया और हमने नमक का घोल लिया या फिर शुगर का घोल लिया, दोनों बराबर है, और उसमें अगर हम सेल रख देंगे तो ना तो पानी इसके अंदर जाएगा ना ही पानी इससे बाहर आएगा शैल से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है। अब अगला है हमारा अतिप्राशरणिदाबी विलयन। इसमें क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्राशन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, ऐसे विलयन को अतिप्राशरणिदाबी विलयन कहते हैं। यदि जैसे कोई वो है बीकर है, दोबारा से हमने उसमें कोई पानी भरा, पानी भरने के बाद इसमें हमने क्या किया, कोई विलय डाल दिया, मतलब विलय का मतलब है शुगर का घोल, शुगर या फिर नमक, उसकी मात्रा है ज़्यादा है और जल की मात्रा क्या है हमारी, वो है कम, जल की मात्रा कम है ना, और उसके अंदर फिर हमने रख दी क्या, शैल, उसके अंदर हमने रख दी शैल, ये तो दिख भी नहीं रहा है इसमें, उसके अंदर हमने रख दी शैल, अभी रख दी हमने शैल। तो जब इसके अंदर शैल रखेंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा वो बाहर आएगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम है, जल की मात्रा कम है, तो क्या होगा, जल जो होगा वो शैल से बाहर निकलेगा और जो शैल होगी वो सिकुड़ जाएगी।
तो क्या कहना क्या है इसकी मतलब क्या है इसका, जब कोई अगर विलयन है, विलयन में अगर हमने किसी कोशिका को रख दिया, विलयन में अगर हमने किसी कोशिका को रख दिया तो क्या होगा, तो कोशिक और विलय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और विलायक की मात्रा क्या है, कम है। तो जो जल होगा वो कोशिका से बाहर आएगा और कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना। ये है इनकी सारों की डेफिनेशन। ये है अति, इसमें क्या है, अल्पप्राशरणीय दाबी में जल जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, अति प्राशरणीय में क्या होगा, जल हमारा कम होगा। अति प्राशरणीय में कोशिका सिकुड़ जाएगी, अल्प प्राशरणीय में कोशिका फूल जाएगी, और सम प्राशरणीय में कुछ नहीं होगा, वो इक्वल रहेगा। ठीक है ना। और हम आ गए थे, कहाँ पे आ गए थे हम, यहाँ पे आ गए थे। ये क्रियाकलाप है, इन्हें पढ़ लेना। अब देखते हैं यहाँ से, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्राशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्राशरण का एक उदाहरण है। प्राशरण विधि क्या होती है हमारी, यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो हैं प्राशरण विधि के द्वारा ही, जस्ट वेट ए मिनट, क्या हो रहा है ये, बस 1 मिनट। ठीक है ना। क्यों नहीं चल रहा है अभी, 1 मिनट बस, जस्ट वेट ए मिनट। अब हो गया, क्या हो गया, ठीक है, अब ठीक है। चलिए तो एक बार देखते हैं। जो एक कोशिका अलवणीय जलीय जीव, मतलब जिनमें अलवणीय जलीय जीव होते हैं, उन्हें तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्राशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। जो प्राशरण विधि द्वारा होता है उसी के द्वारा क्या होता है, ये जो जल होता है वो ग्रहण करते। और प्राशरण क्या होता है, प्राशरण में होता है, प्राशरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है ना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। और जो प्राशरण विधि होती है इसमें अर्ध परागम्य झिल्ली का होना जरूरी है। अर्ध पारगम्य, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ही आर पार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। कौन करता है, जल गति करता है। ठीक है ना। पौधे में, और पौधे के जल मूल द्वारा जल का अवशोषण प्राशरण द्वारा का एक उदाहरण है। और जो पौधे की जो जड़ होती है, मूल होती है, वो जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, प्राशरण विधि के द्वारा ही करते हैं। ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल होगा प्राशरण विधि का। ठीक है ना। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे आ गया विसरण। विसरण का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में जल तथा कोशिका के जीवन में जो होता है क्या, उसका गैसों का आदान प्रदान करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें जो होता है अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को बाह्य पर्यावरण से पोषक ग्रहण करने में सहायता करता है। तो पोषण ग्रहण करने में कौन सहायता करता है, पोषण ग्रहण किससे करते हैं हम, कौन सी प्रक्रिया से करते हैं, विसरण द्वारा। और प्राशरण द्वारा क्या होता है, प्राशरण द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है ना। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा होता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का आना और बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं सक्रिय, कैसे लिखा जा रहा है, जिस परिवहन में जो होगी हमारी, जिसमें हमारी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे बोलते हैं हम सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, एक्टिव बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना।
प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती हैं और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है हमारी लिपिड और प्रोटीन की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे लिपिड के अणु होते हैं, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये होती है, ऐसी होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। और ये होती है अर्धपरागम्य झिल्ली, यहाँ पे ये बीच की। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, जो कोशिका झिल्ली होती है थोड़ी सी लचीली होती है, तो एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ये लचीलापन क्या करता है? जो बाह्य पर्यावरण होते हैं एक कोशिका जीवों में, ठीक है ना, बाह्य पर्यावरण से भोजन को लेने में हेल्प करता है। ऐसा प्रकार को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का जो ये लचीलापन होता है उसमें जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें एक कोशिकीय जीव अपने आसपास के वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्रकार प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा। और क्या होता है एंडोसाइटोसिस? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका क्या करती है? अपने आसपास के पदार्थों को अपनी कोशिका के अंदर की ओर खींच लेती है, ठीक है ना। तो अमीबा भी क्या करती है? इसी प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है हमारा कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे हमारी प्लांट सेल कुछ इस तरीके की हो गई, प्लांट सेल हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना। बाहर सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी हमारी? सबसे बाहर की ओर होगी हमारी ये वाली प्लाज्मा झिल्ली, जो किसकी बनी होती है? हमारी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर प्लाज्मा झिल्ली के बाद प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम। प्लाज्मा झिल्ली के बाद क्या होती है हमारी? फिर होती है हमारी यहाँ पे हमारी ये हो गई। फिर एक और लेयर होती है हमारी एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक ही अंतर होता है, ए हो गया। फिर अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, अंदर बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म हो गया भरा हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब कुछ होता है। तो ये क्या है यहाँ पे देखने वाली बात है, ये है हमारी सेल वॉल जो केवल एनिमल्स में मिलती है, और ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। राइटिंग पे मत जाना। सेल वॉल होती है हमारी कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली किस में होती है? प्लाज्मा झिल्ली हमारी एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है, ठीक है ना। और जो सेल वॉल होती है वो हमारी एनिमल सेल में नहीं होती, वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो हम पढ़ते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। ये सबसे बाहर की लेयर होती है जो क्या करती है? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्लांट्स तो इधर से उधर जा नहीं सकते। तो बारिश वारिश हो गई, तूफान वूफान हो गया, तो प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए ज़्यादा। तो प्लांट्स को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है उनको बाहरी एनवायरनमेंट से, हीट वीट से, सबसे। क्योंकि ह्यूमन जो है, एनिमल्स तो इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या बना हुआ उनमें क्या डेवलप हुई? उनमें प्लांट्स क्या बोलते हैं, सेल वॉल डेवलप हुई। तो सेल वॉल क्या होगी? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है।
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब स्ट्रक्चर देता है प्लांट्स को। कौन देता है? सेलुलोज। क्या है? एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। जब पादप कोशिका में प्राशन द्वारा जल की हानि होती है, जब प्राशन विधि द्वारा क्या होता है, जल जो है वो उसकी हानि हो जाती है, ठीक है ना, अवशोषण हो जाता है ना जल का प्राशन विधि द्वारा, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली के साथ में बाहर सेल वॉल होगी, तो ये कुछ सेल मेम्ब्रेन होगी, तो सब कुछ सिकुड़ जाएंगे क्योंकि पानी निकल गया। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो जीवद्रव्य कुंचन क्या है? जब जल की हानि होती है पादप कोशिकाओं में प्राशन विधि के द्वारा, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक सभी पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, अर्थात सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इस परिघटना को हम निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप है वो देख लेना, पढ़ लेना। आगे देखते हैं हम क्या है। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो जो ऊपर क्रियाकलाप करा उससे क्या पता चला? इससे पता लगता है कि केवल, चलो एक बार क्रियाकलाप पे पढ़ लेते हैं। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में डुबाकर एक स्लाइडर बनाओ। रियो की पत्ती को पानी में डुबा दी और स्लाइडर बनाई। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स की लीव्स को क्या करता है? ग्रीन करता है, ग्रीन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? हमारी फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालें, 1 मिनट प्रतीक्षा करें और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें। अब क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्ती की सभी कोशिकाएं मर जाएगी। अब एक पत्ते को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का शांत व्यंजन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ? जीवद्रव्य कुंचन क्या था हमारा? जब प्लाज्मा झिल्ली जो है वो सिकुड़ जाती है, प्लांट सेल हो गई, प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़ जाती हैं और कोशिका सिकुड़ जाती है, तब क्या होता है? जीवद्रव्य कुंचन होता है। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है, इससे पता क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्राशन द्वारा जल का अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। तो जब हमने रियो की पत्ती को पानी में उबाला, तब क्या हुआ? वे उसकी जितनी भी कोशिकाएं थी वे मर गई। मरने के बाद मृत कोशिका हो गई, वो पत्ती में मृत कोशिका हो गई। तो क्या हुआ? फिर उसमें जीवद्रव्य कुंचन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या? प्राशन केवल क्या होता है? जीवित कोशिकाओं में होता है, मृत कोशिकाओं में नहीं होता। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका प्राशन विधि द्वारा पानी लेती है। तो क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति हो गई वाले जो पौधे होते हैं, कवक हो गया, बैक्टीरिया में क्या होता है? अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी, H2O जो होगी, वो हमारी H2O की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती हैं। और जो वैसे लिक्विड होता है, मतलब शुगर का घोल, जैसे मैंने भी बताया था, अगर यहाँ पे क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कोई शुगर का घोल या फिर नमक का घोल कर दिया, वो कम है, पानी ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, H2O ज़्यादा है और वो कम है। अगर हमने यहाँ पे कोई शेल ला के रख दी, तो क्या होगा? सेल में जो होगा वो पानी भर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है कवक बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तनु अल्पप्राशनिता भी विलयन होता है, तो वो बिना फटे बनाए रखती हैं, क्योंकि फिर अगर उसमें जल भरता रहेगा, सेल वॉल है प्लांट सेल में, उसमें अंदर जल भर रहा है अल्पप्राशन विलयन के द्वारा, तो क्या होगा? जब उसमें ज़्यादा जल भर जाएगा तो क्या होगी? वो फूटेगी। तो फूटने से कौन बचाता है उसे? कोशिका भित्ति बचाती है, ठीक है ना। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। जब क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन जो होगी, वो अंदर की सेल जो होगी वो फूल लेगी, क्योंकि उसमें पानी भरा, तो सेल
जो हमारी सेल होगी वो किस पे, सेल वॉल पे दबाव डालेगी, और सेल वॉल जो होगी सेल पे दबाव डालेगी, ठीक है ना। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। जो कोशिका भित्ति होती है इसी के कारण क्या होता है, जो पादप कोशिका होती हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं, वे जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उन्हें आसानी से सहन कर सकती हैं, किसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण, जंतु कोशिका के मुकाबले, ठीक है ना। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रीन अथवा मेथिलिन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। कहाँ से आ गया, एक मिनट, अच्छा ये आगे का पढ़ दिया। आगे हमारा केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक क्या होता है, जो हमारी सेल होती हैं, मैंने बताया था ये सेल हो गई, सेल के बाहर सेल वॉल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गए, इसके अंदर एक सबसे बीच में केंद्रक जिसे बोलते हैं, बीच में होता है एक बिंदु, वो होता है केंद्र बिंदु जो जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सेल का, इसी के जितने भी कार्य होते हैं ये केंद्रक के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं सेल के। इसे एक तरीके से माइंड भी बोल सकते हैं सेल का। इसी के अंदर डीएनए होगा, इसी के अंदर आरएनए होगा, ठीक है ना, क्रोमेटिन के धागे इसी के अंदर होंगे, ये सब कुछ चीज़ें किसके अंदर होती है, हमारी केंद्रक के अंदर होती है। और यहाँ पे क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य सेल के अंदर। यहाँ पे ये प्लांट सेल की बात है, अगर एनिमल सेल होगी तो ये वाली लेयर हट जाएगी, सेल वॉल वाली, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर को क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।